नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है गोरखपुर से। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज दोपहर 1 बजे गोरखपुर जाएंगे सीएम आदित्यनाथ। बता दें कि गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय और आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। साथ ही लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण भी करेंगे। साथ में ही सीएम बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दौरा गोरखपुर का है। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। बाढ़ और दैवीय आपदा से प्रभावित लोगों की मदद को योगी सरकार ने पूरी व्यवस्था से कर रखी है। राहत सामग्री वितरण, वहीं जनहानि और क्षतिग्रस्त मकानों के लिए भरपूर आर्थिक मदद के साथ ही पशु हानि पर प्रति पशु 30,000 रुपए तक क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, आपदा में यदि किसी भी शिल्पकार, दस्तकार के औजार का नुकसान हुआ है, उसी भी मदद दी जाएगी। आपको यह भी बताते चलें कि इस आपदा में यदि कोई पशु चालक के पशु की मृत्यु हो जाती है तो सरकार पशुपालक को 30,000 रुपए प्रति पशु की दर से आर्थिक सहायता करेगी। तो योगी आदित्यनाथ की ये नई पहल है, जिसके वजह से अब लोगों को कहीं न कहीं सरकार के नियमों और सरकार के योजनाओं का फायदा मिलेगा। योगी सरकार ने नई पहल की शुरुआत की है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पशु पालकों को अब आर्थिक सहायता दी जाएगी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की प्रमुख सहयोगी निषाद पार्टी और अपना दल ने दल से जुड़े जातियों की बहुलता वाली सीटों की सूची तैयार करने का काम शुरू कर दिया। जल्द ही सूची बीजेपी नेतृत्व के सामने रखेंगे। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की थी, जिसमें विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई थी। संजय निषाद से कहा गया था कि वो देख लें कि कहां पर वो अपने सिंबल पर चुनाव लड़कर जीत सकते हैं और कहां उनके पास दमदार प्रत्याशी हैं। जिसके बाद निषाद पार्टी ने राज्य में निषाद बाहुल्य 70 विधानसभा सीटों की सूची तैयार कर ली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश में 26 अगस्त से 29 अगस्त तक 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति 27 अगस्त को लखनऊ में कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल के हीरक जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राष्ट्रपति कोविंद अपने दौरे पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री संपूर्णानंद की एक शानदार कांस्य मूर्ति की भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही कई संस्थानों का भी दौरा करेंगे और कुछ शानदार डिजाइन परियोजनाओं का अनावरण भी महामहिम रामनाथ कोविंद करेंगे। तो रामनाथ कोविंद का दौरा उत्तर प्रदेश का है। 4 दिवसीय दौरे पर रामनाथ कोविंद रहेंगे। 26 से 29 अगस्त तक दौरे पर रहेंगे। बता दें कि इस दौरान सैनिक स्कूल के डायमंड जुबली समारोह में शिरकत भी करेंगे महामहिम और पूर्व सीएम संपूर्णानंद की एक शानदार कांस्य मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद स्कूल खोलने की प्रक्रिया भी जारी है। यूपी में आज से 6वीं से लेकर 8वीं तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे। कोरोना महामारी की वजह से स्कूल लंबे समय से बंद थे। इन दिनों कक्षाओं की क्लास सोमवार से शुरू होनी थी, लेकिन कल्याण सिंह की मृत्यु के चलते सार्वजनिक अवकाश होने की वजह से अब आज स्कूल खुलेंगे। इससे पहले 9वीं से 12वीं तक की क्लास पहले से 16 अगस्त से चल रही हैं। राज्य सरकार की ओर सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों में कोरोना सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश पहले से जारी किए जा चुके हैं। बच्चों को स्कूल आने के लिए अभिभावक की लिखित अनुमति लेनी होगी। आपको ये भी बता दें कि स्कूलों में उपस्थित अनिवार्य नहीं है, यानी कि अनिवार्यता नहीं रखी गई है और साथ में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। ख्याल है तो बच्चों को आना चाहिए प्रिकॉशन के हिसाब से। और बच्चे का बहुत लॉस हो रहा है। बच्चे, मैम तो पूरी तैयारी करती है, मैम को कोई हम लोग कोई दिक्कत होती तो मैम पूरा रिकॉर्ड करती, मगर स्कूल आना चाहिए। पीसीआर में कोई बात नहीं, मगर यहाँ स्कूल में पूरी सेफ है। आप मैम पूरा ध्यान रखती है, मास्क पर सब देखती है, सब हैंड वॉश कराती है, सब कुछ। मगर बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाई में बहुत लॉस हो रहा है। बच्चों को पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता। घर पे स्कूल आए, प्रिकॉशन रखें।
बच्चे एक्साइटेड हैं इस चीज को लेकर के, बट एक फियर पेरेंट्स के मन में भी है और बच्चों के भी माइंड में कहीं ना कहीं एक छोटा सा स्लॉट तो है। बट मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रिकॉशंस हमें 100% लेने हैं, बिकॉज हमारे पास कोई अदर ऑप्शन है नहीं। बच्चों के भविष्य को भी देखते हुए हमें ये डिसीजन लेना पड़ा, या गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिए हैं, सरकार ने जो भी डिसीजन लिए हैं, वो बच्चों के भविष्य को देखते हुए लिया है। लेकिन हमें कहीं भी इनकी सेहत को लेकर कोई लूज पॉइंट नहीं छोड़े। 100% प्रिकॉशन, मास्क, सैनिटाइजर, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना है। और बाकी आगे जो भी जैसी सिचुएशन आएगी उसके हिसाब से डिसीजन जरूर लिए जाएंगे, स्कूल भी लेगी और गवर्नमेंट भी लेगी। तो उत्तर प्रदेश में अब 6वीं से लेकर 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। इसी खबर पर हमारे सहयोगी अनूप कुमार लखनऊ से लाइव हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। अनूप जी, जिस तरीके से अब सरकार ने फैसला किया है कि अब 6वीं से लेकर 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि आज से स्कूल ओपन हो जाएंगी, सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? अनूप। देखिए, जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर के बाद आज कक्षा 6 से और कक्षा 8 तक के भी स्कूल खोल दिए गए। इसके पहले कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोले गए थे लगातार। हालांकि जो स्कूल प्रशासन कोशिश कर रहा है कि बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़े, क्योंकि बच्चे स्कूल कम से कम पहुंच रहे हैं। हमारे साथ एक अभिभावक है, उनसे बात करेंगे। आप अभी आए थे यहाँ पर स्कूल में करके, या फिर स्कूल काम से क्या जो फैसला आज हुआ है, कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खोले गए हैं, आप कितना सहमत हैं और कितना अच्छा है? देखिए, इसमें सहमति की बात नहीं है, क्योंकि कभी तो न्यूज़ चैनल बताते हैं कि कोरोना कम हो रहा है, तो आदमी सोचता है कि चलो बच्चों को जो है वो हम भेज दें स्कूल। लेकिन फिर दूसरे दिन न्यूज़ आ जाती है कि तीसरी लहर आने वाली है, तो इससे अभिभावक डरने लगते हैं। तो इसलिए कम से कम ये रहना चाहिए कि एक वे में एक साथ न्यूज़ आना चाहिए, इसलिए अभिभावक डर रहे हैं। तो मैं तो अपने बच्चे को नहीं भेज रहा हूँ, मैं बुक्स लेके इसके पहले चेक करेक्शन के लिए आया था, वही मैं लेने आया हूँ। तो मैं अपने बच्चे को नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि ये रोज़ रोज़ नई नई खबरें आया करती हैं। कल भी ये न्यूज़ थी कि जो है वो अभी तीसरी लहर आने वाली है, सितंबर अक्टूबर में तीसरी लहर आ जाएगी और एक दिन में 5 लाख तक के जो है वो पेशेंट आ सकते हैं। तो कैसे कोई अपने बच्चे को जो है स्कूल भेज सकता है? नहीं सर, उससे तो सावधानी रखनी जरूरी है, क्योंकि कल तो 24 घंटे में एक भी लखनऊ में पहली बार हुआ, 15 महीने में एक भी मरीज नहीं आया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चों को स्कूल भेजना आवश्यक इसलिए है क्योंकि घर में मुझे लगता है बहुत शैतानी करना शुरू हो गई। नहीं, वो तो बात आपकी सही है, लेकिन जान भी तो बचाना जरूरी है। अगर बच्चों को कोरोना हो गया, कुछ हो गया, तो जाहिर सी बात उसमें परेशानी वाली बात है। बिल्कुल अभिनव जी, जिस तरीके से अब स्कूल आज से खुल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभिभावकों को डर भी है और ये लगता है कि कहीं कोरोना के संक्रमण हमारे बच्चे न हो जाएं। अनूप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सीधे चलते कानपुर से हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, कानपुर में भी स्कूल खुल रहे हैं, पूरे सूबे में स्कूल खुल रहे हैं, किस तरीके की सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं की गई है, स्कूल प्रबंधक का क्या कहना है और अभिभावकों का क्या कहना है? अनूप जी, जैसा बिल्कुल आपको बता दूं कि कानपुर में भी आज से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के सभी बोर्डों के स्कूलों को खोल दिया गया है। शासन ने निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने पूरी तैयारी कर रखी है। छात्रों को की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, इसके साथ ही साथ कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। वहीं अभिभावकों की अगर बात की जाए तो अभिभावकों का कहना है कि केस अभी कम हुए हैं, लेकिन इक्का दुक्का केस कानपुर में अभी भी आ रहे हैं। और जिस तरह से डायरिया फैला हुआ है, तो कहीं ना कहीं अभिभावकों के मन में डर है। उनका कहना है कि बच्चों का अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हो सका है, जिसके चलते उनके मन में डर है। और वो अभी बच्चों को, क्योंकि 6 ईयर तक के बच्चे छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, तो उनके मन में डर है, इसलिए वो अभी स्कूल नहीं भेज रहे हैं। वहीं अगर बात करें टीचरों की, शिक्षकों की, तो शिक्षकों का कहना है कि जिस तरह से 1.5 साल से स्कूल बंद थे, तो छात्रों को अभी पढ़ाई की मुख्य धारा में जोड़ने में काफी समय लग जाएगा, इसलिए स्कूल खोल दिए गए हैं, जो शासन का एक अच्छा आदेश है, जिसके चलते बिल्कुल अभिनव, कहीं ना कहीं स्कूल तो खोले जा रहे हैं, लेकिन डर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कोरोना अभी भी चल रहा है। अभिनव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर का रुख करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान राज्यपाल रहे कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा पूरी हो गई, लेकिन कल्याण सिंह के अंतिम सफर में अखिलेश यादव या फिर मुलायम सिंह यादव कहीं दिखाई नहीं दिए। इतना ही नहीं, गांधी परिवार से सोनिया गांधी, राहुल गांधी या यूपी के प्रभारी
प्रभारी प्रियंका गांधी का कल्याण सिंह को लेकर कोई ट्वीट भी सामने नहीं आया। हालांकि अखिलेश यादव ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी, जिसको देखते हुए यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बाबूजी हिंदू हृदय सम्राट थे। राहुल और प्रियंका के ट्वीट न करने से या शोक व्यक्त न करने से करोड़ों देशवासियों के दिलों में राज करने वाले बाबूजी के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज घोषणा की है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि की ओर से जाने वाले एक सड़क का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा लखनऊ, प्रयागराज, बुलंदशहर, अलीगढ़ में भी एक एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। वहीं इस फैसले के बाद सियासी हलचल भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी उदयवीर सिंह ने कहा कि सड़कें बनवाने से अच्छा होगा कि कल्याण सिंह के नाम पर शिक्षा के क्षेत्र में या विकास के क्षेत्र में कुछ बनाया जाए, जिससे जनता को भी लाभ मिले। शिक्षा का परंपरा पुरानी है, जो जिस दल का या जिस विचारधारा का जो भी देश में कोई पुराना नेता रहा है तो इस तरह के नामांकन होते रहे हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ और नया है। मैं तो कहूँगा अगर सरकार किसी महापुरुष का, चाहे अटल जी हो चाहे कल्याण सिंह जी हो, इनका कोई स्वागत, इनका के लिए कुछ करना चाहती है तो कोई नई चीज बनाए, कोई बड़ी चीज बनाए जिससे जनता को लाभ मिल सके, जनता को उसमें उनके नाम के सहारे ही सही कोई विकास का, कोई शिक्षा का, कोई बड़ी चीज बनाए जिससे लोगों को ये मालूम चले कि हाँ वास्तव में इनका इन नेताओं के प्रति श्रद्धा है, कमिटमेंट है। यूपी की राजधानी लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। चारबाग स्थित एक होटल में आयोजित इस बैठक में पहले दिन अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता की निंदा की गई। इसके साथ ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति और मॉब लिंचिंग की घटना पर चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय वक्फ एक्ट के संशोधन को लेकर प्रस्ताव भी पास हुआ। इस दौरान MPLFBI आंध्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सूफी अल्ताफ रजा ने कहा कि हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक हैं और मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ कट्टरपंथी विचारधारा और तालिबानी विचारधारा से सहमत नहीं है। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी मुख्तार अंसारी के गुर्गे सैयद शकील हैदर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके कई राज खोले हैं। पुलिस ने खुलासा किया है कि मुख्तार के करीबी शकील ने फर्जी दस्तावेजों से हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए ऋण स्वीकृति करा लिया था। हालांकि बाद में उसने हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा। उसने 2 कंपनियां हिंदी इंफ्रासिटी फॉली और हिंद कंक्रीट प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर काफी ऋण लिया है। आपको यह भी बता दें कि ईओ भी इनके खिलाफ 13 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण में धोखाधड़ी की जांच कर रही है और उससे गैर जमानती वारंट भी लिया था। अब इस मामले में ईओडब्ल्यू भी शकील की रिमांड पर लेगी। सरकार की ओर से छात्रवृत्ति लेकर संस्थानों में जमा न करने वाले छात्र ब्लैक लिस्ट पर कर दिए जाएंगे, जिसके लिए उच्च स्तर पर सहमति के बाद समाज कल्याण विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा। आपको बता दें कि हर साल 50 लाख से ज्यादा विद्यार्थी छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ पाते हैं। प्रदेश सरकार ST और SC एक्ट जो कि 2,50,000 रुपए सालाना और अन्य वर्गों के लिए 2 लाख सालाना आय होने पर इस योजना का लाभ देती है। तो वहीं अब काली सूची में डाले जाने वाले छात्रों को अगले सत्र से इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को लेकर यूपी प्रशासन अपने अथक प्रयासों में लगा हुआ है। इस बीच मौसमी बीमारियों ने मथुरा के गांव के ज्यादातर घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसके चलते मौसमी वायरस से 4 दिन में एक ही गांव के 6 लोगों की मौत हो चुकी। गांव के SDM विधायक पूरन प्रकाश, ACMO और फर्क स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर पहुंचे और गांव की हालातों का जायजा लिया। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की टीम बीमार लोगों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। CMO ऑफिस के नोडल अधिकारी डॉक्टर भूदेव ने बताया कि मौसमी वायरल फीवर है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार नजर बनाए हुए है।
उत्तराखंड विधानसभा के 5 दिनी मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। विपक्ष लगातार हमलावर है। विधानसभा के बाहर कांग्रेस, यूकेडी, आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं सदन के अंदर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की भरमार लगा रखी है। अब पलटवार के लिए सरकार की क्या तैयारी है, इस खास रिपोर्ट से समझिए। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। 5 दिवसीय सत्र के पहले दिन कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कल्याण सिंह के निधन से देश ने आज एक सच्चे राष्ट्रभक्त को खोया है। श्री राम के चरणों में उनको जगह जरूर मिलेगी। उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री और उसके बाद राजस्थान और हिमाचल के राज्यपाल रहे। हमारा तो उनसे बहुत आत्मीय संबंध रहा, चूंकि मैं पार्टी का जन्मजात एक कार्यकर्ता रहा हूँ। और जब उत्तर प्रदेश हुआ करता था तो उनका हमारे से उसी प्रकार का लगाव था जैसे आज किसी भी पार्टी के नेता का और कार्यकर्ता के बीच में रहता है। राम जन्मभूमि के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया, अपने राजगद्दी तक छोड़ दी हो, जो राष्ट्रभक्ति से लेके और राम भक्ति तक जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया हो, ऐसे कल्याण सिंह जी को उनके जाने का हम सबको बहुत दुख है। पूरा कार्यकर्ता आज व्यथित है, बल्कि मैं कहूँ ये पूरा प्रदेश का नहीं, पूरा देश का एक एक व्यक्ति इस जननायक को आज अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहा है। वहीं मानसून सत्र के पहले दिन सदन में दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेता प्रतिपक्ष रही स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश, गंगोत्री के विधायक गोपाल रावत, हरिद्वार के पूर्व विधायक अम्बरीश कुमार, पूर्व शिक्षा मंत्री नरेंद्र भंडारी, पूर्व विधायक बच्चे सिंह रावत को सदन में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही कांग्रेस अपनी पार्टी के नेताओं को याद कर भावुक भी हुए। निधन के आज वो आएंगे और उसमें कंडोलेंस के बाद, क्योंकि परंपरा रही है कि अगर कोई सीटिंग एमएलए खत्म हुआ है या वो है इंदिरा हृदयेश जी जैसी सीनियर मोस्ट हमारी सीएलपी खत्म हुई है, तो आज कंडोलेंस का दिन है। 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष सदन में सरकार को घेरने की पूरी कोशिश में है। तो आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है और इसी पर हमारे साथ हमारे दो सहयोगी अजीत काम्बोज और धनंजय डोंडियाल लाइव जुड़ चुके हैं। अजीत काम्बोज, आपके पास आते हैं। अजीत, आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है, आज अनुपूरक बजट भी सरकार पेश कर सकती है। क्या कुछ आज विधानसभा के अंदर होने वाला है? बिल्कुल अभिषेक, अगर ताजा अपडेट अभी की बताई जाए तो कांग्रेस के 2 विधायक, केदारनाथ धाम से जो विधायक है मनोज रावत और धारचूला विधायक है हरीश धामी, ये दोनों ही सदन के बाहर गैलरी में धरने पर बैठ चुके हैं। दोनों ही अपनी क्षेत्रों की मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं और लंबा समय हो चुका है सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई न होता देख अब इन्होंने धरने प्रदर्शन का एक सहारा लिया है। धारचूला विधायक हरीश धामी की अगर बात की जाए तो इनका साफ तौर पर कहना है कि इनका जो क्षेत्र है वो 2 इंटरनेशनल बॉर्डर से लगता है। एक तरफ उसमें चीन लगता है तो दूसरी तरफ नेपाल लगता है, लेकिन संचार की कोई व्यवस्था ना होने के चलते लोगों को वहां पर बातचीत नहीं हो पाती, कई तरह की दिक्कतें होती हैं, जिसके चलते इन्होंने बीएसएनएल का टावर लगाने के लिए अपने विधायक निधि से पैसा आवंटित किया, लेकिन आज तारीख तक भी वो पैसा जिलाधिकारी के माध्यम से बीएसएनएल को हस्तांतरित नहीं हुआ है और जिसके चलते कई समस्याएं हैं और इसी मांग को लेकर वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। दूसरी बात की जाए केदारनाथ विधानसभा सीट से मनोज रावत की, ये भी कांग्रेस के विधायक है। उनकी साफ तौर पर मांग है कि केदारनाथ और जो अन्य 3 धाम है, इन तीनों ही धामों को लेकर सीधे तौर पर जो 4 धाम यात्रा का संचालन होता है उसको सुचारू किया जाए। तमाम लोग इस सीधे तौर पर जुड़े हैं और यात्रा के ना चलने से बिल्कुल अजीत जी, आपके पास वापस आएंगे। धनंजय डोंडियाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। धनंजय, जिस तरीके का अजीत जानकारी दे रहे हैं कि बाहर हंगामा चल रहा है विपक्ष के द्वारा, अंदर क्या कुछ होने वाला है? क्या विपक्ष अंदर भी हंगामा करेगा आज, क्योंकि विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए?
देखिए निश्चित तौर पर जैसे कि मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है, जहां जो कांग्रेस के विधायक अंदर धरने पर बैठे हैं, वहीं अभी अब से कुछ देर बाद जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं किशोर उपाध्याय कुछ देर बाद यहाँ पर सरकार के नीतियों के खिलाफ यहाँ पर बैठने वाले हैं, चाहे भू कानून हो या वो ये कह सकते हैं कि क्योंकि अब लगातार सरकार को घेरने का वो काम कर रहे हैं। इसके बाद जो तमाम जो मरीन बस्तियां हैं, तमाम मुद्दों को लेकर, महंगाई को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर अब से कुछ देर बाद यहाँ पर धरने पर, तो कह सकते हैं क्योंकि मानसून सत्र है, इस सरकार का आखिरी सत्र है और ऐसे में विपक्ष का काम भी होता है कि किस तरीके से जनता तक अपनी बातों को पहुंच सके। जी बिल्कुल धनंजय और अम्बुज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सूबे में मानसून सत्र का आगाज हो गया है। सदन के अंदर कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश भी करेगी। चलिए इस बीच बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। जांच समिति के सामने पेश होंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर। बड़ी खबर 11 बजे पुलिस भर्ती दफ्तर पहुंचेंगे अमिताभ ठाकुर। सुप्रीम कोर्ट के बाहर रेप पीड़िता की आत्मदाह का प्रयास का ये पूरा मामला है, जहां पर आज 11 बजे पेश होंगे। जांच समिति के सामने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर पेश होंगे। चलिए इस बड़ी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।